Hello friends, good morning all of you. Today with start I going to reorganization of state. That mean राज्य पुनर्गठन अधिनियम. आज जो मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने वाला हूँ, जिस अध्याय पे मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ वो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम. यानी आपने देखा होगा, आपको सोचना चाहिए कि जिस आप राज्य में बैठे हुए वो राज्य कब बना और कैसे बना, इसकी प्रक्रिया क्या क्या होती है, संविधान में इसका क्या उल्लेख है, पॉलिटी का टच देने की कोशिश करूंगा. वैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं बच्चों, ये जो टॉपिक दिखाई देगा आपको, ये वाला जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक आपको दो सब्जेक्ट में दिखाई देगा. एक हिस्ट्री में, जब आप हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते स्वतंत्रता के बाद पहुंचेंगे तो स्वतंत्रता के प्रथम चरण में राज्य पुनर्गठन अधिनियम इस तरह का टॉपिक दिखाई देगा और वहाँ आप इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं. लेकिन मैं इसे वहाँ से निकालकर पॉलिटी का टच देने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसे कितने अच्छे तरीके से पेश कर सकता हूँ. आइए मैं देखता हूँ आपके साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम की रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, कैसे कैसे राज्यों को पुनर्गठन अधिनियम हुआ. आपने सुना होगा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना और यूपी का भी निर्माण हुआ. बाद में से पहले क्या हुआ करता था, आपने नाम सुना होगा इस तरह कि पहले जब भारत आज़ाद हुआ आज 15 अगस्त 1947 को, तो पूरे भारत में लगभग पूरे भारत में लगभग आपको 652 रियासतें दिखाई देंगी. रियासतें छोटी छोटी, जैसे सहारनपुर रियासतें होती थी, इस तरह जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं रियासतें होती थी और वहाँ रियासत का एक राज्य प्रमुख हुआ करता था. तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि सभी राज्यों को, रियासतों को समाप्त कर दिया गया और रियासतों को समाप्त करने के बाद सभी रियासतों को भारत में उसका विलय कर लिया गया. जिस तरह जम्मू कश्मीर अभी आपने सुना होगा, हाल ही में 2019 में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और भारत में उसका विलय कर लिया गया. ये कौन सी प्रक्रिया के तहत ऐसा किया गया, आइए मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ आज आपको समझाऊंगा. राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. अच्छे तरीके से केवल पॉलिटी का टच देने की कोशिश करूंगा. जो पॉलिटी है, किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं शायद ही आपने, और हाँ, जो मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा, मैं आज केवल एक सीक्वेंस पे पढ़ाऊंगा. वो सीक्वेंस कुछ इस तरह का होगा. मैं आपको जहाँ से राज्य पुनर्गठन अधिनियम या राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, इसके लिए एक आयोग बनाया गया, संविधान कब लागू हुआ, उसके बाद छोटी छोटी बातें करने वाले हैं आज आपके साथ. लेकिन बातें बहुत बड़ी होगी, छोटी नहीं, बहुत बड़ी होगी. चलिए, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात कर रहे थे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की. रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट, आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं आपको लिखकर समझाऊंगा और कौन सा टॉपिक अपने नोट्स में मेंशन करना है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा. कौन से जो पॉइंट होंगे, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, मैं आपको लिखवाता जाऊँगा. तो बच्चों, समय था 15 अगस्त 1947 का. 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ. जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के पश्चात तो भारत के अंदर, यानी पूरा का पूरा जो भारत आपको दिखाई देता है, आपने सुना होगा इस टाइम वर्तमान समय में भारत के अंदर 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है. अब तो 9 होंगे, अब तो 9 को केंद्र शासित प्रदेश हुए. लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के पश्चात, तब ऐसा नहीं था. तो फिर क्या था, आइए जानते हैं क्या था. तो पूरा भारत 3 इकाइयों में बटा हुआ था. आइए जानते हैं 3 इकाई कौन कौन सी थी. उन 3 इकाइयों में सबसे पहली जो इकाई थी उसे कहते थे ब्रिटिश प्रांत. प्रांत का मतलब अक्षेत्र होता है. प्रांत का मतलब अक्षेत्र, एक जगह. ब्रिटिश प्रांत. दूसरा देसी रियासतें. आप कॉपी में नोट जो मैं बोलता जाऊंगा वो आपके लिए पूरी तरह का नोट्स होगा. ब्रिटिश प्रांत. नंबर 2 देसी रियासतें. नंबर 3 चीफ कमिश्नरी प्रांत. पूरा भारत 3 इकाइयों में बटा हुआ था. नंबर 1 ब्रिटिश प्रांत, नंबर 2 देसी रियासतें, नंबर 3 चीफ कमिश्नरी प्रांत. आइए इसे समझ, तो पूरा आप समझे, पूरा जो भारत था वो 3 क्षेत्र न कहते हुए आप इकाई कह सकते हैं. 3 इकाइयों में बटा हुआ था. ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासतें, चीफ कमिश्नरी प्रांत. ये पूरे भारत के अंदर आपको इस तरह के क्षेत्र दिखाई देंगे. चलिए कहानी और ले चलते हैं. तो समय था कब, 15 अगस्त 1947 का. जब भारत आज़ाद हुआ तो ये समय था 15 अगस्त 1947 का. 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत 3 क्षेत्र में आपको 3 इकाइयों में बटा हुआ दिखाई देगा. ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासतें, चीफ कमिश्नरी प्रांत. आइए बात करते हैं 1948 की. लेकिन ब्रिटिश प्रांत
ब्रिटिश प्रांत में जो हुआ करता था उस समय वो हुआ करता था राज्यपाल। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते थे, गवर्नर। गवर्नर को हिंदी में लिख देते थे गवर्नर। तो ये ब्रिटिश प्रांत यानी पूरा भारत आज़ाद होने के पश्चात भी कुछ क्षेत्र ब्रिटिश के हक में थे, मतलब ब्रिटिश के अंडरटेकिंग करते थे। अब बात करते हैं देसी रियासतें। यहाँ का राज्य प्रमुख हुआ था, राजवाड़े जिन्हें बोलते थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करता था, ये भी बहुत छोटा क्षेत्र होता था। देसी रियासत से छोटा क्षेत्र उसे बोलते थे चीफ कमिश्नरी प्रांत बोलते थे, वहाँ चीफ कमिश्नर हुआ करता था। तो ये पूरा भारत इस तरह अलग अलग क्षेत्र में आपको बटा हुआ दिखाई देगा। चलिए, अब भारत आज़ाद हुआ तो जो संविधान निर्माता थे उस समय वे संविधान को बनाने की कोशिश कर रहे थे। आप मेरे साथ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपको एक हिस्ट्री की इसमें झलक दिखाई देगी। और मैं आपको जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हिस्ट्री का जब स्वतंत्रता का प्रथम चरण स्टार्ट होगा, इस टॉपिक को बहुत ही गहन तरीके से चर्चा करूंगा। वैसे आज भी मैं जिस टॉपिक को जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा शायद ही आपने इतनी गहराई से कभी सुना होगा। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम है तो अधिनियम ही, इसलिए मैंने इसे पॉलिटी का टच देने की कोशिश की है। कुछ ही दिनों बाद, एक या दो दिन बाद आपका जो पॉलिटी का सेक्शन होगा वो लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। उसके पश्चात मैं पॉलिटी को शुरू से लूँगा, शुरू से स्टार्ट करूँगा। उसके पश्चात जो क्या होगा, इसके बाद 2 या 3 दिन बाद मैं आपका जो सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो हिस्ट्री होगी। और हिस्ट्री कला से लगातार कंटिन्यू रहेगी। 2 दिन के बाद हिस्ट्री कला से यानी मंडे से लगभग आपकी हिस्ट्री क्लास लगातार कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई गैप नहीं आएगा। चलिए, 1948 तो बच्चों समय था 1948 का। 1948 में क्या हुआ? 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष, आपको पता होना चाहिए उस टाइम संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इनकी अध्यक्षता में 1948 का समय था, इनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। क्यों? पूरा क्षेत्र तो पूरा भारत 3 इकाइयों में बटा हुआ था, और 3 इकाइयों में और आपको बताऊं पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर इन रियासतों के अंदर, ब्रिटिश प्रांत के अंदर, चीफ कमिश्नरी प्रांत के अंदर आए अलग अलग अपने क्षेत्र को उठाने की मांग, अपने क्षेत्र को अलग अलग राज्य उठाने की मांग चलती रहती थी। लेकिन हुआ क्या, जानते चलिए हुआ क्या। देखो, एक क्षेत्र था आंध्र प्रदेश, आपने नाम सुना होगा। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य था पूरे भारत का, अगर सबसे पहला कोई राज्य था बना था जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आयोग पर, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। लेकिन अभी बात राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग की कर ही नहीं रहे, अभी उसकी कर ही नहीं रहे बात, समझे? तो किसकी बात कर रहे हैं? फिर बात कर रहे हैं किसकी? स्टार्टिंग में 1948 में हुआ क्या था? हुआ इस तरह का कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी, एक समिति का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग को हम दार आयोग के नाम से जानते हैं, लेकिन एस के दर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। उस आयोग को हम दर आयोग के नाम से जानते हैं। आप कापी में नोट्स मेंशन करते चले जाइए। 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एस के दर कमेटी का गठन हुआ, एस के दर कमीशन का, एस के दर आयोग का। इसे दर आयोग के नाम से जानते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, देखो भारत के अंदर एक ही समस्या थी। क्या तो फिर ऐसा हो कि जिसकी जहाँ जोन सी भी भाषा होगी, जिसकी जहाँ जोन सी जो भी भाषा होगी, उस भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। जैसे हम हिंदी प्रदेश में रहते हैं तो हिंदी प्रदेश का राज्य अलग बनाया जाए, जो तेलुगु वाले होंगे उनका अलग, और जो मराठी बोलते होंगे अलग, वे तमिल बोलते होंगे अलग, और गुजराती बोलते होंगे उनका राज्य अलग बनाया जाए। ऐसा तो भाषाई आधार पर। लेकिन आपको बताऊं, जो एस के दर आयोग था, एस के दर आयोग बनाया गया था 1948 में। राज्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम की अध्यक्षता में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे, तो उनकी अध्यक्षता में एस के दर आयोग बनाया गया। एस के दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से, यानी राज्य का निर्माण करने से मना कर दिया। भाषाई आधार पर राज्य को कोई गठन नहीं होगा। चलिए, ये भी बात तो आपको याद रखना, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, मना कर दिया। किसने? एस के दर आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन करने से मना कर दिया। क्यों? भाषाई आधार पर। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया, एस के दर साहब थे, एस के दर साहब का मानना था कि एक राज्य के अंदर किसी भी राज्य का भाषा को लेकर उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसका विखंडन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक कुछ वर्षों बाद एक ही राज्य में अलग अलग क्षेत्र की भाषाएं आपको दिखाई देगी, एक ही राज्य में आपको अलग अलग भाषाएं दिखाई देगी। इसलिए एस के दर जो कमेटी, एस के दर जो आयोग था, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि किस तरह राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। सन 1949 में उसके बाद क्या हुआ?
मामला था पहले 1939, 1948, 1949। मैंने बताया मैं आपका जो पढ़ाने का तरीका होगा सीक्वेंस होगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको हिस्ट्री में दिखाई देगा और आपको वहाँ उसकी हेल्प होगी। ये मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, लेकिन वहाँ बहुत ही डिटेल से होगा। 1949 में इस संदर्भ में JVP समिति का गठन हुआ। आप ये जानते हैं जी, 48 के बाद 48 में तो बना एस के दर आयोग। आपसे प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है एस के दर आयोग पहले बना कि या फिर JVP कमेटी पहले बनी? तो आप पहले सुनिए, सुनने के पश्चात लिखिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। 1949 में इसी संदर्भ में मतलब राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में 1949 में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग ने एक समिति का गठन किया गया। उस समिति को जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं JVP समिति। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तीनों का नाम आपको याद रखना है। लेकिन ये जो समिति है ये केवल जिस नाम से प्रसिद्ध है उसे बोलते हैं JVP कमेटी। JVP कमेटी या समिति चलिए का गठन हुआ भाषा के आधार पर। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से मना कर दिया 1949 में। चलिए अब मामला धीरे धीरे आगे पहुंचता है। ये तो पता ही होगा आपको कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, ये संविधान सभा के सदस्य थे, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या कि किस तरह रियासतों का भारत में विलय किया जाए। आए दिन अलग अलग भाषाओं को लेकर आए दिन अलग जो मांग हो रही थी भारत के अंदर और उन्हें चरम पर पहुंच रही थी। अलग अलग आंदोलन हो रहे थे, हिंसा हो रही थी कि हमारा एक अलग क्षेत्र बनाया जाए। हम भाषा के आधार पर जो मद्रास वाला स्टेट दिखाई देगा आपको, मद्रास वाला क्षेत्र था। मद्रास वाला क्षेत्र और जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र होगा, वे क्षेत्र आपस में आंदोलन चल रहा था। अमृत आंदोलन बोलते हैं उसे। भूख हड़ताल चल रही थी, वहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। एक बहुत बड़े नेता थे वहाँ के, लेकिन मामूली नेता मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि बहुत बड़े नेता थे, उनकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, भाषाई आधार पर ये आंदोलन हिंसा में बदल गया। धीरे धीरे जो आंदोलन मद्रास और आंध्र प्रदेश में चल रहा था वो आंदोलन हिंसा में बदल गया। और जैसे ही वो आंदोलन हिंसा में बदल गया तो राज्य के भाषा को लेकर भाषा के आधार पर राज्यों के जो पुनर्गठन की मांग थी वो धीरे धीरे तेज होने लगी कि राज्यों का किस तरह पुनर्गठन किया जाए, कि भाषाई आधार पर कोई राज्य बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। चलिए बात करते हैं आगे। 26 जनवरी 1950 को भारत में 4 प्रकार की इकाइयाँ थी। 26 जनवरी जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसके पश्चात भारत पूरी तरह 4 श्रेणियों में बटा हुआ था। कितनी? 4 श्रेणियों में। वे 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? ब्रिटिश प्रांत, वो हमने आपको बताया था पहले। देसी रियासतें, जो ब्रिटिश प्रांत होता था ना, ब्रिटिश प्रांत का जो प्रमुख होता था उसे राज्यपाल, दूसरी भाषा में इंग्लिश में गवर्नर बोलते थे। देसी रियासतें होती थी पूरे भारत के अंदर। 652 देसी रियासतें दिखाई देगी आपको। मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, इतना डेप्थ में नहीं जाना है अभी। आपको सिर्फ केवल इतना जानना है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत में उस समय 4 प्रकार की इकाइयाँ थी। ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासतें, छोटी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत का जो प्रमुख हुआ करता था उसे गवर्नर या राज्यपाल कहते थे। देसी रियासतें जो होती थी उनका जो प्रमुख हुआ करता था उसे राज प्रमुख या राजवाड़े बोलते थे, राजवाड़े नहीं बोलते थे। छोटी देसी रियासतें, इसका जो हेड हुआ करता था उसे बोलते थे चीफ कमिश्नरी प्रांत। एक और क्षेत्र था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 इकाइयों में पूरा भारत बटा हुआ था। ये 4 इकाइयाँ थी, पूरे भारत की 4 इकाइयाँ थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका भी नाम आपको याद रखना है। यानी पूरा भारत 4 श्रेणियों में बटा हुआ था, समझे? मेरा यकीन मानिए, इसे पढ़ने के पश्चात आपका लगभग 1947 से लेकर 1964-65 तक का इतिहास आपको लगभग समझ में आएगा। पॉलिटी वाला इतिहास, पॉलिटिकल टू हिस्ट्री या हिस्ट्री टू पॉलिटिकल कह सकते हैं इस टॉपिक को आज। चलिए, तो भी हमने आपको बताया तो किस तरह कि भारत आंध्र प्रदेश और मद्रास को लेकर किस तरह तमिलनाडु जिसे बोलते हैं वो बाद में बना। तमिलनाडु, मद्रास, जो चेन्नई वाला जो क्षेत्र था,
किस तरह वहाँ एक आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में एक व्यक्ति की किस तरह मृत्यु हुई। वे बहुत बड़े नेता थे वहाँ के दक्षिण भारत के। उन्होंने चाहते थे कि तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाए और हमें एक अलग स्टेट प्रदान किया जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब इस तरह पूरे क्षेत्र में, पैप्सू का नाम सुना होगा, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, इस तरह पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, यहाँ एक बहुत बड़ी संस्था हुआ करती थी, उसे बोलते थे पैप्सू। ये सब आपस में सम्मिलित हुआ करते थे, अभी बात करेंगे इसके बारे में। पैप्सू, तो वहाँ भी अलग अलग क्षेत्र में मांग चल रही थी, पूरे भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों को लेकर मांग चल रही थी कि किस तरह के राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो इन सभी को मध्य नजर रखते हुए संविधान सभा ने एक आयोग का गठन किया, जिस आयोग को, उस आयोग की आपको डेट भी याद रखनी है, उस आयोग को ही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कमीशन कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। चलिए, एक आयोग बनाया गया 1 अक्टूबर 1935 को भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश। चलिए अभी लिखवाता हूँ, मिनट हो गई। तो याद रखना बच्चों कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। आप इसे नोट्स में मेंशन कीजिए। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भारत का 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला राज्य, भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। इसे नोट कीजिए। और जैसे ही 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, तो उसके भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज हो गई, चरम पर पहुंच गई। उसके बाद कहानी को आगे ले चलते हैं। चलिए कहानी को आगे ले चलते हैं। और हाँ, बात 1953 की, संविधान 1950 को लागू हुआ। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, ये आर्टिकल 3 में हुआ। ये आपको संशोधन दिखाई देगा। जब आप राज्य को बना रहे हो, तो राज्य को बनाने की जो प्रक्रिया का उल्लेख है ना, भारत के किसी भारतीय संविधान के किसी भी संविधान में उल्लेखित नहीं है, केवल आर्टिकल 3 को छोड़कर। याद रखिए, तो आर्टिकल 3 के अंदर यही लिखा हुआ कि किसी राज्य का पुनर्गठन किस तरह किया जाएगा, किस तरह विलय किया जाएगा, किस तरह नहीं विलय किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 3 के अंदर दिखाई देगा आपको। चलिए 1 अक्टूबर 1900 अभी आयोग नहीं बना। आयोग देखो अब बनने वाला आयोग। समय अभी अक्टूबर की बात चल रही थी। अक्टूबर 1953, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर 1953 में देखिए क्या हुआ। मैंने बताया मेरा एक पढ़ाने का सीक्वेंस होगा, जो घटना किस टाइम किस समय हुई वो पढ़ाने की सीक्वेंस के तहत चलेगी। किस तरह आज राज्य पुनर्गठन अधिनियम मैं आपको पूरा समझा दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और जब आप इस हिस्ट्री में पढ़ने की कोशिश करोगे, शायद ही आपको कोई डाउट होगा जो बचपन आपके जहन से बाहर चला जाएगा। लेकिन हिस्ट्री पॉलिटिकल को लेकर इससे संबंधित जो मुद्दे होंगे, जिसमें अनुच्छेद भी होंगे इससे संबंधित, वो सब बता दूंगा आपको। कब सभी संशोधन हुआ होगा वो भी बता दूंगा आपको। देखते जाओ उस बोर्ड पर। तो बच्चों बात कर रहे थे किसकी? बात कर रहे थे दिसंबर 1953 की। समय था दिसंबर 1953 का, दिसंबर 1953। दिसंबर 1953 में क्या हुआ? दिसंबर 1953 ही वो समय था जस्टिस फजल अली क्या बोलते हैं ना, दिसंबर 1953 था। तो जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय जस्टिस फजल अली थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ। उस आयोग को जिस नाम से जानते हैं उसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। राज्य
राज्य पुनर्गठन आयोग। तो न्यायाधीश कौन से उस समय 1953 में? तो याद रखिए जस्टिस फजल अली, जस्टिस फजल अली मुख्य न्यायाधीश जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। आप नोट्स में इस तरह मेंशन कीजिए, आयोग की स्थापना हुई। इसका काम क्या था? इसका काम था कि भारत के अंदर जितने भी स्टेट होंगे, जितने भी क्षेत्र होंगे, जितनी छोटी छोटी इकाइयाँ होगी, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करना और इनका विलय करना, ये काम था इसका, राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए ये तो 1953 का समय था। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नाम सुना होगा आपने पांडुचेरी, पांडुचेरी, पांडुचेरी। और कौन सा था? यमन, माहे, कारिकल, कारिकल, चंद्रनगर, गुजरात के अंदर देखा जाएगा चंद्रनगर, चंद्रनगर जैसे प्रांत, जैसे प्रांत। देखो भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन पांडुचेरी हो, यमन, माहे, कारिकल, चंद्रनगर, ये ऐसे जिले थे जो केवल किसके अंडर में थे? फ्रांस के अधीन थे। ये किसके अधीन थे? फ्रांस के अधीन थे। ये 1954 तक फ्रांस के अधीन रहेंगे और 1954 में आज़ाद हुए। लिखो आप, जैसे प्रांत, जैसे प्रांत फ्रांस के अधीन थे, फ्रांस के अधीन थे, अधीन थे। इन्हें स्वतंत्रता 1954 में मिली। लिख लो, आप नोट्स में आंसर करो। इन्हें स्वतंत्रता 1954 में मिली। चलिए, अभी आपको पता लगा कि दिसंबर 1953 में एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग उस समय जस्टिस फजल अली थे, जो जस्टिस थे फजल अली। चलिए, अब ये तो आपको पता लग गया होगा, इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी। और क्या, आइए जानते हैं और क्या जानना है। बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं, लेके चलते हैं आपको 54 की बात। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतने के पश्चात समय चलता सितंबर 1955 का, सितंबर 1955 का समय था। सितंबर 1955 का समय था। एक आयोग बनाया गया था 1953 में, याद हो तो, जस्ट 2 साल बाद, 2 साल के बाद उस आयोग ने अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की। जो आयोग बनाया गया था, उस आयोग ने अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की, अपनी रिकमेंडेशन दी। उसने क्या कहा, आइए जानते हैं उसने क्या कहा। सितंबर 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की। आप इस तरह नोट्स में लिखेंगे, सितंबर 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की, अपनी रिकमेंडेशन दी। चलिए, इसमें क्या कहा गया कि जो पूरा भारत था ना, वो 4 श्रेणियों में बटा हुआ था। जो पूरा भारत था वो 4 श्रेणियों में बटा हुआ था। अब देखो पूरा इतिहास बदलने वाला। सितंबर 1955 में जो पूरा भारत था वो 4 श्रेणियों में बटा हुआ था। वे 4 श्रेणियां इस आयोग के द्वारा, इस आयोग की सलाह पर 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि भारत के अंदर अब केवल 2 ही श्रेणियां होंगी। सितंबर 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा उसकी सिफारिशों पर, उसकी अनुशंसाओं पर भारत की जो 4 श्रेणियां थी उनको समाप्त कर दिया गया। आप लिख सकते हैं
4 श्रेणी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, भारत के संविधान में संशोधन हुआ। एक संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन, याद रखना महत्वपूर्ण होगा। संविधान संशोधन किया गया। ये पता कब किया गया? ये बात तो 1955 की। ये 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन किया गया। क्यों? भारत का संविधान तो 1950 को लागू हुआ था। 6 साल बाद एक संविधान में संशोधन हुआ। कब? 1 नवंबर 1956 को संविधान में संशोधन हुआ। जो संविधान में संशोधन हुआ उन 7वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। 7वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत क्या कहा गया, उसके संदर्भ में क्या बताया गया, आइए जानते हैं क्या बताया गया। इसमें कहा गया कि जो पूरा भारत था, पूरा भारत अलग अलग क्षेत्र में 4 इकाइयाँ थी पूरे भारत की, 4 की 4 इकाइयों को समाप्त कर दिया गया। अब भारत के अंदर केवल एक राज्य, भारत के अंदर पूरा भारत 2 श्रेणियों में विभक्त होगा। वे 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? एक श्रेणी को कहते थे राज्य और दूसरी को कहते थे केंद्र शासित प्रदेश, जो आज आप वर्तमान समय में देखते हैं। पूरा भारत 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि पूरा भारत जब पूरा भारत जो 4 श्रेणियों में बटा हुआ था, अब उस भारत को 2 इकाइयों में बांटा जाएगा। वे 2 इकाइयाँ कौन कौन सी होंगी? उन 2 इकाइयों को क्या कहते हैं? पहली इकाई को राज्य और दूसरी इकाई को संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। राज्य दैट मीन स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश दैट द यूनिट टेरिटरीज। चलिए नोट से मेंशन कीजिए और मैं आपको समझाऊंगा। अब 1 नवंबर 1956 के पश्चात क्या हुआ? 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कहा गया कि जो रियासतें होंगी उनका जो राज्य प्रमुख होगा उसका पद समाप्त कर दिया गया। अब भारत 2 इकाइयों में विभक्त होगा। वे 2 इकाइयाँ कौन कौन सी होगी आइए जानते हैं। 9 मतलब अब भारत 2 इकाइयों में विभक्त होगा। नंबर 1 राज्य दैट मीन स्टेट, नंबर 2 यूनिटीज संघ शासित प्रदेश। संघ का मतलब केंद्र भी कह सकते हैं। संघ शासित प्रदेश आइए जानते हैं राज्य किसे कहते हैं। ये पता होना चाहिए। अनुच्छेद 12 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य उसे कहते हैं जिसके पास मंत्री परिषद हो। पहली बात, जिसके पास विधानमंडल हो उसे बोलते हैं राज्य। विधान क्या हो? मंडल हो। जानकारी होगी आपको, मैंने सब पढ़ाया होगा। विधानमंडल हो, जिसके पास विधानमंडल होगा वो राज्य होगा। विधानमंडल होगा तो मंत्री परिषद भी होगी। राज्य मंत्री परिषद जिसे बोलते हैं। मंत्री परिषद और क्या होगा इसके अंदर? ये मंत्री परिषद होगी तो उसके पास एक गवर्नर भी होगा। गवर्नर मतलब राज्यपाल। संघ शासित प्रदेश का क्या होगा? इसके अंदर ना तो विधानमंडल होगा, ना ही मंत्री परिषद होगी, ना ही इसका गवर्नर होगा, अर्थात ना राज्यपाल होगा। तो फिर क्या होगा इसके अंतर्गत? तो इसके अंदर होगा क्या? आइए जानते हैं इसके अंदर होगा क्या। संघ शासित प्रदेश का एक प्रशासक होगा। संघ शासित प्रदेश का एक प्रशासक होगा जो राष्ट्रपति की सिफारिश पर कार्य करेगा। तो संघ आज भी होते हैं, इस तरह होते हैं। लेकिन आप कहोगे कि दिल्ली के अंदर तो ऐसा है नहीं। दिल्ली के अंदर तो मुख्यमंत्री भी है, वो भी संघ शासित प्रदेश है। बताऊंगा, संविधान में संशोधन किया गया तब जाकर ऐसा हुआ। दिल्ली और पांडुचेरी का जो उदाहरण है, पांडुचेरी को भी इस तरह किया हुआ कि ये संघ शासित प्रदेश होते हुए भी यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल दिखाई देगा। आपको जो मैंने पढ़ाया आप इसका अपवाद भी कह सकते हैं, समझे? तो आप राज्य और संघ शासित प्रदेश क्या होगा? दिल्ली और पांडुचेरी को छोड़कर इस तरह संघ शासित प्रदेश होगा। ना तो वहाँ विधानमंडल होगा, ना वहाँ मंत्रिपरिषद होगी, ना वहाँ गवर्नर यानी जिसे राज्यपाल बोलते हैं वो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? आइए एक मिनट।
ठीक है, ठीक। हाँ, तो बच्चों समझाया संघ शासित प्रदेश क्या होगा। और देखो और जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि जो संघ शासित प्रदेश होगा उसके अंदर एक प्रशासक होगा, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सारे कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत। संघ शासित प्रदेश के अंदर सारे कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। वे जो कार्य होंगे हाँ, तो जो संघ शासित प्रदेश होगा, संघ शासित प्रदेश के अंदर जो कार्य किए जाएंगे प्रशासक के द्वारा किए जाएंगे। प्रशासक राष्ट्रपति की अनुशंसा पर कार्य करेगा। ऐसा लिखा, क्या ऐसा संविधान में लिखा हुआ है? हाँ, ऐसा संविधान में लिखा है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 240 में। चलिए बात करते हैं और क्या बात थी 1955 की। अब बात जाएगी थोड़ी आगे 1960। समय था 1960 का। 1960 में राज्य पुनर्गठन भाषाई आधार पर 2 राज्य और बनाए गए। ये 2 राज्य कौन कौन से हैं? ये आपने पहले जो आप गुजरात देखते हैं, गुजरात महाराष्ट्र का हिस्सा हुआ करता था, बॉम्बे वाला क्षेत्र हुआ करता था। तो वहाँ के लोगों ने भाषा के आधार पर, वहाँ के लोग मराठा बोलते थे और वहाँ के गुजराती बोलते थे। तो मराठा और गुजराती का कॉम्बिनेशन था। तो गुजरात के लोगों ने और मराठा के लोगों ने आपस में एक आंदोलन प्रारंभ किया। उस आंदोलन पर वो भाषाई आधार पर राज्य की मांग की। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने इनकी सिफारिशों को सुनते हुए बॉम्बे का विभाजन कर दिया। बॉम्बे को 2 भागों में तोड़ दिया, उनका विभाजन कर दिया। तो बॉम्बे के 2 क्षेत्र दिखाई देंगे आपको। नंबर 1 जो दिखाई देगा गुजरात, नंबर 2 दिखाई देगा, नंबर 2 जो दिखाई देगा उसे बोलते हैं महाराष्ट्र। 1960 में 2 राज्य बनाए गए। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र। इसी तरह धीरे समय आगे बढ़ता रहा और अलग अलग समय पर अमेंडमेंट करके, संविधान में संशोधन करके अलग अलग राज्यों को बनाया गया। हाँ, इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज याद रखनी, 1961 में जो गृह मंत्री थे हमारे साथ 1961 में, वे थे, जहाँ तक मेरे आंकड़ा सही जाएगा, वे थे वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। उनकी मूर्ति बनाई है गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के तट पर जो मूर्ति बनाई गई है वो उनका सपना था कि पूरे भारत का एकीकरण करना, एकता में बांधना। अनेकता में एकता का नारा भी उन्होंने, महात्मा गांधी ने दिया था। उनका मानना था कि पूरे भारत एक ही होना चाहिए। और उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। तो किस तरह जो अलग अलग प्रजाति है, इसका अलग अलग प्रजाति भारत के अंदर आपको दिखाई देगी, उसका किस तरह एकीकरण किया जाए, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने क्या किया 1961 में एक ऑपरेशन चला। देखो मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो पूरा एक सीक्वेंस वाइज होगा। 1961 में एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन यानी जो भी आसपास की छोटी छोटी जनजातियाँ होती थी, वे आए दिन अलग अलग मांग करती रहती थी। तो उन मांग को समाप्त करने के लिए जिस ऑपरेशन चला गया, उस ऑपरेशन को आप जिस नाम से जानते हैं उसे ऑपरेशन विजय कहते हैं। ऑपरेशन विजय क्या कहते हैं? ऑपरेशन विजय के अंतर्गत जो पुर्तगाल, कुछ अच्छे तरह ऐसे थे जो पुर्तगाल के पास थे, जैसे गोवा हुआ। तो गोवा को 1961 में भारत में गोवा हुआ, दमन दीव हुआ, इस तरह के जो क्षेत्र थे ये पुर्तगालियों के पास थे। पुर्तगालियों से इन्हें ले लिया गया। और आगे की घटना आपको हिस्ट्री में भी दिखाई देगी किस तरह इनका विलय किया गया। लेकिन आपको ये बातें याद रखनी है। आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता है ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम से, राज्य पुनर्गठन आयोग से। तो याद रखना, आपको पता होना बहुत जरूरी है। और क्या जानना जरूरी है इसके बारे में? चलिए, बात निकली है तो दूर तो जाएगी। वो बात कर रहे थे ना
कि राज्य के अंदर, राज्य जो होगा उसके अंदर मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिमंडल होगा और विधानसभा होगी, इस तरह के क्षेत्र दिखाई देंगे आपको। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होगा उसके अंदर ऐसा नहीं होने का। तो फिर दिल्ली और पांडिचेरी के अंदर ऐसा क्यों हुआ? सन 1962 का समय, 1962 का समय संविधान में एक संशोधन किया गया और संविधान संशोधन कर 239A जोड़ा गया। संविधान में अमेंडमेंट किया गया, 239A जोड़ा गया। और कौन सा संविधान संशोधन? 16वां संविधान। 1962 में एक संशोधन किया गया, 16वां संविधान संशोधन, 16वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद क्या हुआ? 239A जोड़ा गया, 239A जोड़ा गया। 239A अंतर्गत क्या किया? पांडुचेरी था, यहाँ मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। समझे? तो इस तरह दिल्ली और पांडुचेरी के अंदर मंत्रिपरिषद का गठन इस तरह हुआ। और आज आप देखते हैं वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी वहाँ मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, वो सब क्षेत्र, वो सब दिखाई देगा आपको जो राज्य के पास होता है। यानी आप राज्य का ये या केंद्र शासित प्रदेश कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको जो वहाँ का प्रशासन दिखाई देगा दिल्ली और पांडुचेरी का, अब उसे पुदुचेरी बोलते हैं, तो हाँ, तो इसका जो प्रशासन दिखाई देगा वो बिल्कुल राज्य की तरह दिखाई देगा। चलिए, बात 1961 तक पहुंची। 1961 के बाद अब क्या हुआ? 1961 के बाद समय था वर्ष 1966 का, 1966 का। जितना मैं आपको कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, शायद आप इसे 2 या 3 बार रिपीट करना, फिर बताना क्या होगा। समझे? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जहाँ तक मेरी अपेक्षा रखती है, मैं क्लास में बात बहुत ही कम करता हूँ। समय मेरे पास भी कम है, आपके पास थोड़ा ज़्यादा होगा, मेरे पास नहीं है। समझे? वरना मैं बताने में आपको बहुत कुछ बता देता हूँ, लेकिन मैं टॉपिक तक ही बात करता चला जाता हूँ। जितना हो सकते हैं सही इसके आसपास घूमते रहते हैं, जहाँ तक दिमाग काम करता हूँ वहाँ तक लिख देता हूँ, जितना दिमाग में डाटा आता है। समझिए? वर्ष 1966 समय था, वर्ष 1966 का। वर्ष 1966 के अंतर्गत क्या हुआ, आइए जान लेते हैं। वर्ष 1966 में क्या हुआ? वर्ष 1966 में पैक्सू, नाम सुना? पैक्सू सुना होगा, आज जान लो। PEPSU, इसे कहते हैं पंजाब ईस्ट पटेल स्टेट ऑफ यूनियन, पंजाब ईस्ट पटेल स्टेट ऑफ यूनियन। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इस तरह के जो क्षेत्र इसके अंतर्गत यहाँ पे। तो क्या हुआ, यहाँ के जो प्रजाति थी ना, आए दिन अलग अलग मांग करती रहती थी, आए दिन अलग अलग राज्य की मांग करती रहती थी। तो क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1900 कब बनाया गया? 53 में। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, जो दिसंबर पैक्सू का विभाजन कर दिया गया। और इसके अंतर्गत 3 नजर निकल कर आए। एक का जिसका जो आप नाम सुनते हैं, पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 HP हिमाचल प्रदेश जिसे बोलते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश बनाया गया, संघ शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान समय में राज्य है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना याद भी रखने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये तो है नहीं कि 29 के 29 राज्य याद रखोगे कि कौन सा कब बना, कौन सा याद रखना मैं बताऊंगा। समय समय पर अमेंडमेंट करके संघ शासित प्रदेश को भी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, संघ शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर के बारे में मत पूछे बिल्कुल, अभी धारा 370 को किस दिन अलग से पढ़ाऊंगा। पहले जम्मू कश्मीर का इतिहास और हिस्ट्री वहाँ की अलग हुआ करती थी, भूगोल तो लगा ही। चलिए, पैक्सू का विघटन हुआ 1966 में। और क्या, चलिए, पंडित नेहरू की सरकार चली गई, आई इंदिरा गांधी की सरकार। समय कहानी आगे ले चलते हैं, कहानी बड़ी मस्त है, मैं कहानी बहुत अच्छी सुनाऊँ। 1975 का समय था 1975 का, वर्ष 1975। सुन लो बेटे, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो सुनते जाओ बस। वर्ष 1975 का समय था।
इंदिरा गांधी की सरकार थी, दबंग नेता माना जाता है नहीं, इतनी दबंग थी। जब इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ये नहीं कहती थी कि साइकिल चलाओ, पेट्रोल डीजल तो रहने दो, है ना, ये नहीं कहते साइकिल चला लेंगे लेकिन कच्चा तेल नहीं लेकर आने के दूसरे देश तक। चलिए तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे। हर चीज़ के पॉजिटिव साइड भी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके निगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों हो। जो आप पढ़ते हो स्टूडेंट के यही क्वालिटी होनी चाहिए, जब किसी चीज़ का मूल्यांकन करता होगा ना, तो मूल्यांकन करते हुए पॉजिटिव साइड एक तरफ और निगेटिव साइड एक तरफ होनी चाहिए। मैं जब किसी भी टॉपिक को बताता हूँ, नहीं है कि उसकी बुराई करते करते गहराई में उतर गए डेप्थ में, उसे कुछ पॉजिटिव साइड भी है, उसे कुछ निगेटिव साइड भी है। हर चीज़ के दो साइड होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, समझे। आप मुझे बताओ, किसी भी टॉपिक को बताओ, उसकी पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड दोनों निकाल कर लेकर आऊँगा। और यही एक स्टूडेंट के अंदर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, अर्थात तटस्थता होनी चाहिए। समय था किसका, वर्ष 1975 का। मुझे लगा आपको पढ़े तो ज़्यादा ना, आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है सब बच्चों को। वर्ष 1975 का समय था, तो वर्ष 1975 के समय में पढ़ाऊँगा, घबराओ, टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे पढ़ते जाओ। दो दिन तक और चलने वाली बस पॉलिटिकल, एक तो नागरिक संशोधन था कानून पढ़ाना, समय आया तो धारा 370 ही पढ़ा दूंगा। उसके बाद हिस्ट्री भी लूँगा, अड़ियात्तो, समझे। अड़ियात्तो समझते हो, पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं। अड़ियात्तो का ये मतलब हो कि तेज दौड़ेगी, हिस्ट्री दौड़ेगी अब आपके सामने, मॉडर्न हिस्ट्री। लगभग 1 महीने के अंतर्गत इसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे जो हिस्ट्री होगी। लेकिन मैं हिस्ट्री को इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उसे डिटेल से पढ़ाया जाए जितना हो सके, और फैक्ट कम और कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिया जाए, ताकि आप जो आगामी परीक्षाएं होंगी उनके लिए आप पॉसिबल हो जाओ। इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री। सब चीज़ का कारण होगा कि रीजन होगा, सब टीचर की रहनी चाहिए। 1975 का समय था। 1975 में क्या हुआ कि भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन, नोट्स में मेंशन कर दे रहे ना सब बच्चे। संविधान संशोधन किया गया, इसमें क्या हुआ, सिक्किम था ना जो, वो सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा बनाया, शहर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अब आप कहोगे ये राज्य तो सुना, संघ शासित प्रदेश भी सुना, ये शहर राज्य क्या हो, सही जानते हैं। 35वां संविधान संशोधन किया गया, जो सिक्किम था, सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। इस शहर राज्य हो क्या, आइए जान लेते हैं शहर राज्य किसे कहते हैं। बाबू, शहर राज्य जिसे चीज़ को बोलते हैं, शहर राज्य का मतलब हो कि जो सरकार होगी ना, उसके इंटरनल मामलों में, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन बाहर तक उसका नाम बदलना हो, बाहर तक उसकी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का जो संचालन होगा, उसके तत्वों का जो संचालन होगा वो केंद्र के द्वारा होगा, लेकिन आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वहाँ का जो कल्चर होगा वो होगा, हम उसे बदल नहीं सकते। अंदर जो भी होगा उनके प्रशासन होंगे, वे खुद के अंदर के अलग होंगे, इंटरनल अलग होंगे। इसे बोलते हैं शहर राज्य। इस तरह जो आपको दिखाई देगा इसे बोलते हैं शहर राज्य, शहर राज्य 1900। और ये पता कब क्या हुआ, ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद वो ना, अनुच्छेद 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 बहुत खतरनाक है, जिसमें अमेंडमेंट क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 है ना, जिसके अंतर्गत संशोधन किए जाते हैं ना, वे कभी भी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। नहीं तो आपको मैं बताऊं, पूरे भारत के संविधान के अंदर जितने भी संशोधन किए जाते हैं, जितने भी संशोधन होंगे, जितने भी अमेंडमेंट होंगे, सारे के सारे 368 के तहत प्रक्रिया के द्वारा अपनाए जाते हैं, जितने भी संशोधन किए जाते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संशोधन किया गया, और इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 2A जोड़ा गया, और सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और अब आप समझ गए होंगे एसोसिएटेड स्टेट किसे बोलते हैं। एसोसिएटेड स्टेट का यही मतलब हो, शहर राज्य। इंटरनल मामलों में केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, अर्थात संघवाद को बढ़ावा देंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अर्थात सहकारी संघवाद को बढ़ावा देंगे कौन, केंद्र सरकार। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए और क्या, और सुनाओ सब बच्चे कैसे हो, बढ़िया। पता नहीं चलता यार, तुम्हारी कोई खास खबर नहीं आ रही। चलिए मन नहीं लगता यार अब निकलने घर, इसलिए पढ़ाने जाता हूँ। अकेले रहने की आदत नहीं है यार, खाली रहने की आदत नहीं।
अकेले रानी कहते होता, खाली रानी कहते थे। 36 उसके बाद क्या हुआ, 35वां संविधान संशोधन हुआ था, तो सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया। अब 36वां संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन हुआ, तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, 371F जोड़ा गया। 371, कुछ नहीं याद रखना, घबराना मत बिल्कुल भी, सुन लो बस, कहानी सुन लो प्यार के साथ। 371F जोड़ा गया। 371 क्या जोड़ा गया, F जोड़ा गया। और भारत को, सिक्किम को, जो सिक्किम था सबसे सुंदर राज्य, सबसे ज़्यादा स्वच्छता दिखाई देगी। वैसे सबसे ज़्यादा स्वच्छता तो आजकल जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अंतर्गत आया गया पिछले 4-5 सालों से, जो चरम पर चला आ रहा, वो भोपाल का शहर है, वो मध्य प्रदेश का शहर है, उसका नाम है इंदौर। इंदौर सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पर चला आ रहा। कौन, सिक्किम। लेकिन इसके दूसरे नंबर पर ही आता जहाँ मिशन कामयाब है स्वच्छता के, बहुत काफ़ी अच्छी सफाई दिखा देगी आपको सिक्किम के अंदर। और कहाँ, चलिए और चलते हैं। 371 जोड़ा गया। और जो सिक्किम था ना, सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम था, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये पेपर में कई बार पूछा गया, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, पहला कब बना, दूसरा कब बना। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग का गठन हुआ ना, तो तब भारत के अंदर 14 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और 14 राज्य थे। 14 राज्य बनाए गए थे जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, घबराना मत बिल्कुल भी, समझ गए। एक व्यू देने की कोशिश किया, और वो भी पॉलिटिकल व्यू। और कल को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। क्या पूछो, क्या, नागरिक अधिकार और नागरिक संशोधन था कानून। एक टॉपिक आपका बहुत अच्छा बचा हुआ, उसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद मैंने आपकी पूरी पॉलिटिक्स समाप्त करवाई। वैसे पॉलिटिक्स चलती रहेगी, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, फिर इस बार जो स्टार्ट होगी वह बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से स्टार्ट होगी, समझे। अब इसके बाद पढ़ना। और हाँ, अगर आप बीए कर रहे हो तो बीए के बाद अगर एमए करने की इच्छा हो तो पॉलिटिकल साइंस से कर लेना, अच्छा समझ में आने लगा अब आपके। मैंने बताता, जब मैं सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा ना, तो धीरे धीरे सब्जेक्ट के एंड में पहुंचूंगा। ये 20-30 वीडियो जाने के पश्चात उस सब्जेक्ट को लगातार बारी से वीडियो देख रहे होंगे, तो आपकी नसों में पूरी पॉलिटिकल साइंस प्रवेश कर जाएगी। हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट जियोग्राफी। जो बच्चे पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो कौन सा। मेरा सब्जेक्ट जो जियोग्राफी होगा, जियोग्राफी और साइंस, जनरल साइंस जिसे बोलते हैं, ये मेरे बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। लेकिन मैं इसकी भी बहुत डेप्थ में चले जाता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, इसे पढ़ता रहता हूँ, है नहीं यार। ये तो व्यावहारिक चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये तो एक आम आदमी को पता होना चाहिए, तो बहुत व्यावहारिक चीज़ है। एक इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, मुझे पता रहा है। और क्या, गोवा का नाम सुना हो बेटे, गोवा का, चलना कभी गोवा। एक डांस होता गोवा में, मांडली, बड़ा ही मस्त डांस हो गोवा के अंदर, डांस हो मांडली है, लोक नृत्य जिसे बोलते हैं गोवा का मांडली। पेपर में पूछा जाओ, पर्सनली पूछा मांडली, बड़े सुंदर तरीका है। उस नेट पर सर्च कर देना, नेट पर सर्च करके देखना गोवा का मांडली डांस। चलो बाद में बताऊँगा। जब मैं गया था तो मैंने वहाँ वीडियो बनाई थी इसकी, गोवा के अंदर हमने वीडियो बनाई थी इसकी, होते हुए क्लास में दिखा था तुमको ऑफलाइन। हाँ गोवा, तो गोवा को ना, गोवा वाला पेपर में प्रश्न कहीं मारो, 25वां राज्य बना गोवा, 25वां। और अभी नहीं बनाया, 1987 में बनाया गया। हाँ, तो ये पेपर में कई बार पूछा गया, 25वां राज्य बना 1987 में बनाया गया, किस अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। एक ही नियम है, कौन से अनुच्छेद में अमेंडमेंट होगा, 2 में होगा अमेंडमेंट, जो होगा 2 या 3 में होगा। इनकी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। किसी राज्य के नाम परिवर्तित करना हो, है ना, उसकी सीमा में बदलाव करना हो, या फिर किसी राज्य का दर्जा प्राप्त करना हो, तो 2 और 3 के अंतर्गत ही आएगा। पढ़ा करो यार, पढ़ते थे, बहुत व्यावहारिक चीज़ें। तो पॉलिटिकल साइंस तो बहुत आसान सब्जेक्ट हो, नियम कानून। जब आप पॉलिटिकल साइंस पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के पश्चात आप कहोगे, सामने वाले बंदे तो आपके सामने पुलिस वाला खड़ा होगा कि मैं पूरी तरह मैं पॉलिटिशियन नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस से राजनीतिज्ञ हूँ, तो आपको दूर हटकर चला जाएगा कि आपको सारे नियम कानून पता होंगे। समझिए, ये फायदा हो पॉलिटिकल साइंस का। ठीक, और क्या, अगर ये समझ में आ रहा ना, तो इसे पढ़ा जाना चाहिए, और अच्छी तरह पढ़े करो, और अच्छा देखे करो, रोज 2 या 3 घंटे पढ़ा करो। और आप मुझे बता दे करो कि कैसे पढ़ रहे हो, कैसे नहीं पढ़ रहे हो, खास खबर नीचे बता दे करो, कोई बात नहीं है। जानकारी कैसे 2-4-5 बच्चे जानकारी नहीं दे रहा, पढ़ते रहो, कोई बात। अमेंडमेंट कर दिया गया, गोवा भारत का 25वां राज्य बनकर 87। 3% तो बहुत बड़े महत्वपूर्ण है, इनका तो आपको नाम याद रखा जाना चाहिए। ये कौन से 26वां संविधान संशोधन हुआ, 26वां जो राज्य बना 26वां,
27वां राज्य कौन सा बना, 28वां राज्य कौन सा बना। 29वां तो आपको बताइए, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, वो भी अधिनियम के तहत ही बना। 2 जून 2014 को जो राज्य बना उसका तो आपको पता ही होगा। 26वां कौन सा था जानते हैं, 27वां कौन सा था, 28वां कौन सा था, तीनों के डेट अलग अलग याद रखना। 26वां, 27वां, 28वां राज्य कौन सा बना, इनका नाम पेपर में पूछ जाता, समझिए, कन्फ्यूज करते। वो भी मेरा जो पढ़ाने का तरीका केवल आपके लिए, बेटे अधिकारी को तो पढ़ा नहीं कौन सा हो, अभी किस तरह के सवाल आते हैं, अभी कभी से डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा क्या हो पढ़ाई। 26वां कौन सा, तो समय था 1 नवंबर 2000, तीनों 2000 में बने, वो बना छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़, लिख लेना। 1 नवंबर 2000 को कौन बना, छत्तीसगढ़। इन तीनों का तो नाम याद रखना, एक गोवा का नाम याद रखना आपको, एक सिक्किम का, और कुछ नहीं याद रखना, समझ गए। उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को जहाँ मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ वो राज्य बना, ये तो बहुत फेमस है, तो सबको पता होना चाहिए, यूके, उत्तराखंड है नहीं, इसलिए 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता, उत्तरांचल दिवस। और चलते हैं आगे, चलते हैं, उत्तराखंड दिवस ही बोल देंगे हम। और क्या बना, 28वां जो राज्य बना वो ना 15 नवंबर सन 2000 को, GH के झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। ओके, आज के एपिसोड में बच्चों इतना ही, आपकी प्रति के लिए का इंतजार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।